नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश। तो गौर करें आज की खबरों पर। तो देश की सर्वोच्च अदालत ने कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए 4 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि अगले आदेश तक इन तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है। तो सुनवाई के दौरान दलीलों का लंबा दौर चला और इस दौरान किसान यूनियन के वकील नरसिम्हा ने कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है और इस पर कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक एक प्रतिबंधित गठन है जो आंदोलनकारियों को भटकाने में मदद कर रहा है। करनाल में जो घटना हुई उसी का एक ये उदाहरण है। तो कर्नाटक में दूसरे दक्षिण राज्य में किसान इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। तो किसान संगठन 26 जनवरी को दिल्ली में एंट्री लेना चाहते हैं। वो कहाँ जाएंगे किसको पता, ये सवाल था। और एक बार दिल्ली में आ जाएंगे तो उनको ट्रैक पर करना मुश्किल है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि प्रतिबंधित संगठन को लेकर आप हलफनामा दायर करें, पूरी जानकारी हमें चाहिए। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, वो करेंगे और इसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दाखिल केंद्र सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस भी जारी किया है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में घात प्रतिघात जारी है। ममता सरकार में मंत्री रहे शुवेंदु अधिकारी की बगावत के बाद उनके पिता शिशिर अधिकारी को दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। शिशिर अधिकारी भी अभी भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी के अधिकारी परिवार से रिश्ते खराब हो गए हैं। इधर शुवेंदु अधिकारी भी इस बार के बंगाल चुनाव में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तानाशाही रवैया का आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो बीजेपी में शामिल होते ही शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला किया और कहा कि ये टीएमसी अब भतीजे की पार्टी हो गई है। तो टीएमसी ने पहले तो शुवेंदु अधिकारी के छोटे भाई सोमेंदु अधिकारी को पूर्वी मिदनापुर जिले में कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हटा दिया और इसके बाद अब शुवेंदु के पिता को भी दिया शंकरपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। तो देश में बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू के मामले अब सामने आने लगे हैं और इसी बीच उत्तराखंड के कोटद्वार और देहरादून से जो सैंपल लिए गए थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। उत्तराखंड पशुपालन सचिव ने कहा कि संबंधित विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश कर दिया गया है। जहां एक और देश के पहले ही कोरोना सामना कर रहा है, वहीं अब बर्ड फ्लू के पैर पसारने के शुरू हो गए हैं। 9 राज्यों में फिलहाल बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और हरियाणा में पहले ही बर्ड फ्लू पैर पसार चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू की पुष्टि से दिल्ली में हड़कंप मचा है। तो पशुपालन विभाग ने दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है और दरअसल लैब में 8 सैंपल भेजे गए थे जो कि पॉजिटिव निकले हैं। तो दिल्ली में अब तक 27 बतख, 91 कौवों की मौत हो चुकी है और अकेले संजय झील में ही 27 बतख मरी हुई पाई गई थी। तो महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक की थी और बैठक में उन्होंने कहा कि दिशा निर्देश जारी किए जाए। उन्होंने कहा कि अलग अलग इलाकों में पंछियों की मौत पर जानकारी देने के लिए आदेश कर दिए गए हैं और साथ ही उन्होंने परभणी में मुर्गियों में फ्लू की पुष्टि होने के बाद 1800 मुर्गियों को मारने का आदेश भी दे दिया है। बात करें यूपी की, तो यहाँ फ्लू के दौरान जो भी बतख पाए गए हैं उनको भी मारने का आदेश दे दिया गया है। और बात करें यूपी की, तो यहाँ पर भी बर्ड फ्लू की एंट्री कानपुर से हुई थी, जहाँ चिड़ियाघर में 4 पक्षी मारे गए और जिनके बाद बाड़े में सभी पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए थे। तो मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले जिलों की सूची बढ़ती जा रही है और मंदसौर और नीमच में भी वायरस कंफर्म हो चुका है। तो कोरोना वायरस का कहर अब पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है और इसके रफ्तार पर लगाम तो लगी है और साथ ही इस महामारी पर वार करने के लिए दुनिया के कई देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है। तो भारत ने फिलहाल कोरोना की 2 वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा रूस और चीन की वैक्सीन को भी ऑर्डर दे दिए गए हैं, तो जिसकी कीमत सरकार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी थी। तो सरकार की ओर से बताया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 110 लाख डोज का फिलहाल ऑर्डर दिया है।
इनकी कीमत 200 रुपये प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 38 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से 12 लाख डोज भारत सरकार को मुफ्त दी जाएगी। ऐसे में वैक्सीन की औसत कीमत 206 रुपये प्रति डोज होगी। तो स्वामी विवेकानंद जयंती पर इस बार उत्तर प्रदेश में सियासत हावी दिख रही है। तो यूपी की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा उद्यमियों के सम्मान का ऐलान किया है। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी ने BJYM के आयोजन के जवाब में युवा घेराव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लगभग सभी दलों ने कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा पहले से ही कर रखी है। तो BJYM की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अन्य दल भी इस मौके पर चूकना नहीं चाहते और सूबे के मुख्य विपक्षी पार्टी सपा युवा घेराव का आयोजन कर रही है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सुल्तानपुर में है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ में BJYM की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बीजेपी की ओर से जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और सपा ने इसके भी जवाब में युवा घेरा का ऐलान किया है। तो सपा की युवा इकाई समाजवादी युवजन सभा ने भी इस पर दौरान युवा के समस्याओं पर चर्चा का ऐलान किया है। तो युवा घेरा कार्यक्रम के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय हर जिले, हर गांव और हर शहर में घेरा डालकर महंगी शिक्षा, बेरोजगारी, युवाओं के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे और ऐसे विषयों पर चर्चा का आयोजन किया है। तो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर भी सपाई चर्चा करेंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक शख्स को चलती मेट्रो ट्रेन में महिला सह यात्री के साथ बदसलूकी करना महंगा पड़ गया। महिला ने परेशान होकर उस शख्स की शिकायत पुलिस से कर दी और अगले स्टेशन पर पहुंचते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मामला कवि नजुल स्टेशन का है, जहां शिकायत मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने उस आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि एक युवक उससे ट्रेन में नाजायज रिश्ता बनाने की मांग कर रहा था, जिस पर महिला ने फ़ोन कर इनकार कर दिया। तो आरोपी की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है और आरोपी कलकत्ता के सोनापुर इलाके का रहने वाला है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मंगलवार को अदालत में पेश कर जेल भेजा दिया जाएगा। तो मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया की आफत बढ़ती जा रही है। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने ठगी के मामले में उन्हें 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। फाइनेंस और ड्यूल रजिस्ट्रेशन रैकेट के मामले में पहली बार 29 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें 7 जनवरी तक लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया था। इस केस के अलावा कपिल शर्मा ने भी उनके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। कपिल के मुताबिक दिलीप ने उनके साथ 5.7 करोड़ रुपए की ठगी की है। ऐसा वैनिटी वैन के संदर्भ में किया गया है। तो कपिल उनसे वैनिटी वैन ले रहे थे और मामला वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। अब उन्हें फिर 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तो इधर कोर्ट में छाबड़िया के वकील अखिलेश दुबे ने बहस करते हुए आरोप लगाया कि सभी असंतुष्ट लेनदारों को बुलाया जा रहा है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कपिल शर्मा का छाबड़िया के साथ विवाद चल रहा था। सभी दस्तावेज IRP के पास है और पुलिस उनसे सभी दस्तावेज ले सकती है। तो पूरी कार्यवाही IRP में चल रही है और इसलिए आपराधिक कार्यवाही की जरूरत नहीं है। तो वहीं कपिल शर्मा की ओर से पेश वकील सुधीर कुमार ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा ने छाबड़िया को 5.7 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वादा किया हुआ वैनिटी वैन कभी नहीं मिला। जब कोई मामला दर्ज किया जाता है तो पुलिस हिरासत होती है और जांच में यह पता लगाना होता है कि पैसे का क्या हुआ। तो लद्दाख में 0 से कम तापमान के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जाने वाली सड़कों से कई टन बर्फ को हटा रही है। बता दें कि देश के उत्तरी भागों में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है और इस वजह से ये इलाके बर्फ से भर गए हैं। यहाँ पर सड़कों पर इतनी बर्फ गिरी है कि ये यातायात के लायक नहीं रही है। तो बता दें कि इनमें से कई सड़कें पूर्वी लद्दाख में स्थित है। ये सड़कें उन स्थानों तक जाती है जहाँ पर भारतीय सेना के जवान भीषण ठंड में सीमा की निगरानी कर रहे हैं। इन सैनिकों को जरूरी सामान इन्हीं रास्तों से पहुँचाया जाता है, इसलिए इन सड़कों का चालू रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो BRO के अधिकारी ने कहा कि उनकी टीम अहम स्थानों को हिम चट्टानों से मुक्त करा रही है। इनमें चांगला, वारीला, मरसमीकला, कांजूकोडला, कांसंगला, उमिंगला शामिल है। इसके अलावा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डुरबुक श्याक दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने वाली सड़क को भी
बर्फ से साफ कराने की जिम्मेदारी बीआरओ पर है। इन सड़कों पर कई टन बर्फ जमी हुई है। तो किसानों के मसले पर चल रहे आंदोलन का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज पहल की है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई गई है। तो इन सदस्यों में है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल धनवंत, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रहे प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी। तो हालांकि इस कमेटी के गठन के बावजूद किसान संगठन ना आंदोलन खत्म करने को राजी है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने पेश होने को तैयार है। तो किसानों की ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बयान जारी कर दिया है कि जिन 4 लोगों को कोर्ट की कमेटी में रखा गया है वो सभी कानूनों के समर्थक हैं और किसान नेता राकेश टिकैत और स्वराज्य आंदोलन के योगेंद्र यादव जैसे नेताओं ने खुलकर कमेटी के सदस्यों को कानून को समर्थक कहा है। तो कांग्रेस ने भी कहा है कि कमेटी के इन सदस्यों को कृषि कानूनों का समर्थक बताया है। हालांकि पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत हुआ है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार और किसानों के बीच संवाद होगा। कानून तो रुक गए और आंदोलन भी अब रुकेगा। तो कांग्रेस के लिए बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और बिहार कांग्रेस में एक बार फिर बैठक के दौरान नेताओं के बीच हंगामा और संघर्षपूर्ण स्थिति हो गई है। बैठक में शामिल नेता जमकर हंगामा करने लगे और पार्टी कार्यकर्ता पिछले साल अंत में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए टिकट वितरण पर आरोप लगा रहे थे। राजधानी पटना में कांग्रेस के ऑफिस में बिहार के नवनियुक्त पार्टी प्रभारी भक्त चरण दास की मौजूदगी में आज मंगलवार के दौरान नेता भड़क गए थे और भक्त चरण दास नेताओं की नाराजगी को चुपचाप देख रहे थे। इस दौरान कुछ नेताओं ने मंच की ओर से कुर्सियां भी फेंकी थी। तो कांग्रेस नेताओं की आज बैठक शुरू होते ही कुछ नेताओं की ओर से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर मनमानी करने और विधानसभा चुनाव में टिकटों खरीदने और बिक्री करने को लेकर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए और हंगामा काफी देर तक जारी रहा था। तो अब खबरों में आगे बढ़े इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। हमारी संस्कृति में जमीन को मां कहा जाता है और उस मां को सजाने संवारने वाला और उससे अनाज उगाकर देश की भूख मिटाने वाला किसान किसी फरिश्ते से कम नहीं है, ऐसा मानना है अदानी ग्रुप का। मौजूदा हालात में किसानों को भड़काने के लिए कुछ लोग अदानी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि अदानी किसानों से सीधा अनाज खरीदकर जमाखोरी को बढ़ावा देता है। सच तो यह है कि अदानी कभी किसानों से अनाज नहीं खरीदता, सिर्फ अनाज को संरक्षित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अन्न भंडार गृह मुहैया करवाता है। यह भी बात फैलाई जा रही है कि अदानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों का शोषण करता है। सच्चाई यह है कि अदानी ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंध रखता है और ना ही भविष्य में ऐसा करने के मंसूबे रखता है। एक और सफेद झूठ कि अदानी बड़े पैमाने पर कृषि संबंधित भूमि अधिग्रहित करता है। हकीकत यह है कि अदानी कभी कृषि के लिए जमीन नहीं खरीदता। जो भी जमीन ली गई है वो सिर्फ एफसीआई के अन्न भंडार गृहों के निर्माण के लिए है। इन विश्व स्तरीय, आधुनिक और वैज्ञानिक अन्न भंडार गृहों का निर्माण किया गया है ताकि देश का हजारों टन अनाज सुरक्षित रह सके। मतलब अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स देश के अनाज को सुरक्षित रखने हेतु ही काम करती है। देश के हजारों युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को उड़ान देने वाला अदानी राष्ट्र निर्माण में विश्वास रखता है। अदानी देश के किसानों में भरोसा रखता है। झूठी अफवाहों से बचें, झूठी खबरों से दूर रहें। आइए मिलकर देश को विकास की ओर बढ़ाएं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे की खबरों पर गौर करें तो भारतीय सेना के पास जल्द ही महिला पायलट होगी जो बॉर्डर के पास ऑपरेशंस में हिस्सा लेगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि महिलाओं को आर्मी एविएशन में बतौर पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले महीने मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि महिला अधिकारियों को आर्मी एविएशन में भर्ती किया जा सकता है।
अगला कोर्स इस साल जुलाई में शुरू होगा, जिसमें महिला अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो ड्यूटी में जुड़ सकती है। और नरवणे ने ये बातें मंगलवार को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो अब तक महिलाएं आर्मी एविएशन कॉर्प्स में ग्राउंड ड्यूटी का हिस्सा थी और भारतीय वायुसेना के पास 10 महिला फाइटर पायलट है, और जबकि नौसेना में महिलाएं डॉर्नियर विमान उड़ा रही है। तो 10 लड़ाकू पायलटों के अलावा वायुसेना में 111 महिला पायलट है जो परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ा रही है। तो नए साल में महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई दर दिसंबर को घटकर 4.59% पर आ गई है। इससे पहले नवंबर में खुदरा महंगाई दर 6.93% थी। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों में कहा गया है कि दिसंबर में महंगाई दर घटकर 4.59% पर आ गया है, और जबकि पिछले साल अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 7.35% था। तो गौरतलब है कि मई 2014 के बाद अक्टूबर 2020 में महंगाई दर सबसे ज़्यादा था। तो खाने पीने की चीज़ों के दाम घटने की वजह से दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में नरमी आ गई थी, और दिसंबर 2020 में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई घटकर 3.41% दर्ज की गई है। इससे पहले नवंबर में यह 9.5% थी। तो साल दर साल आधार पर दिसंबर में सब्जियों की कीमतों की ग्रोथ -10.41% रही थी, और इस दौरान ऑयल की कीमतों की ग्रोथ 20.5% रही थी। अंडों की कीमतों की ग्रोथ 16.8% और दालों की कीमतों में 15.98% रही थी। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को घर से 11 किलोमीटर दूर साइकिल चलाने की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। असल में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर ब्रिटेन में कई हिस्से में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। सरकार अपील कर रही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लॉकडाउन के दौरान घर से 11 किलोमीटर दूर साइकिल चलाते नजर आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि प्रधानमंत्री जॉनसन ड्राइव करके ओलंपिक पार्क पहुंचे थे या फिर साइकिल चलाकर। तो हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जरूर कहा है कि पीएम ने कोरोना के गाइडलाइंस का पालन किया है। लेबर पार्टी के नेता एंडी स्लॉटर ने कहा कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री यह संदेश दिया है, जो मैं कहता हूँ वह करो, न कि जो मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कि लंदन में इस वक्त संक्रमण दर काफ़ी अधिक है। ऐसे में बोरिस जॉनसन को उदाहरण पेश करना चाहिए कि उन्होंने पीएम को एक और व्यक्ति के साथ पार्क में साइकिल चलाते देखा था। महिला ने कहा कि पीएम की लापरवाही देखकर उन्हें झटका लगा है। तो ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक से जब सोमवार को पूछा गया कि क्या 11 किलोमीटर तक साइकिल चलाना नियमों के तहत है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप टहलने के लिए जाते हैं और घर से 11 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं तो ये ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रही प्रियंका गांधी के लुक और व्यक्तित्व की तुलना अक्सर उनकी दादी यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से होती है। वही ज्ञान और नेतृत्व को लेकर लोग उनके भाई राहुल गांधी के साथ आंकते हैं। आज प्रियंका गांधी का उसमें जन्मदिन है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रही प्रियंका गांधी के लुक और व्यक्तित्व की तुलना अक्सर उनकी दादी के साथ होती है। वही ज्ञान और नेतृत्व को लेकर उनके भाई राहुल गांधी के साथ उनका संतुलन किया जाता है। तो प्रियंका की तस्वीर देखकर उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। और प्रियंका अमेठी यानी रायबरेली में अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मौजूद होती थी। राहुल ने एमफिल की डिग्री भी ली है। यहाँ तक कि राहुल गांधी को कई बार अपनी पढ़ाई के बीच में छोड़ना भी पड़ा था और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए अपना नाम भी बदलना पड़ा। लेकिन नेतृत्व क्षमता में प्रियंका राहुल से जरा भी पीछे नहीं नजर आ रही है। तो राहुल ने जहां 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मॉडर्न स्कूल को छोड़कर दून स्कूल में एडमिशन लिया, और फिर साल 1989 में राहुल गांधी ने दिल्ली के सेंट स्टेफन्स कॉलेज में एडमिशन लिया था। लेकिन यहाँ भी सुरक्षा के कारणों की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और वो फिर अमेरिका चले गए थे। तो एंटरटेनमेंट जगत में मंगलवार का दिन दिलचस्प खबरों का सिलसिला जारी रहा है। पेरेंट्स बनने के बाद अब अनुष्का शर्मा और कोहली के बच्चे का नाम को लेकर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि उनके बच्चे का नाम बाबा अनंत महाराज तय करेंगे। वहीं सगर अनूप जलोटा अपने नए प्रोजेक्ट की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया था, और विराट अनुष्का पहली बार माता पिता बने हैं और उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। तो अनुष्का विराट के पेरेंट्स बनने की खबर जंगल में आग की तरफ तेजी से फैल गई है, वैसे फैली है।
लेकिन इसी के साथ ये क्यास लगाए जाने भी शुरू हो गए हैं कि बच्ची का नाम क्या होगा। तो सिंगर अनूप जलोटा अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर अभी चर्चा में बने हुए हैं। वो सत्य साईं बाबा का रोल निभाने जा रहे हैं। ये एक बायोपिक फिल्म है। अनूप इन दिनों फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। वो सत्य साईं बाबा के लुक में भी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।